बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स हैं, तो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स में या ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ उसका एक्सचेंज है या बैलेंस के मैकेनिज्म है, तो उनमें एक चीज क्या है, एक्सक्रीशन है। ठीक है। अब एक्सक्रीशन में होता क्या है, एक्सक्रीशन में होता ये कि जो टॉक्सिक कंपाउंड है, यानी वो चीजें जो क्या साबित हो सकती हैं, जहरीली साबित हो सकती हैं, या जिनके टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से बॉडी, उसके सेल सिस्टम मुतासिर हो सकते हैं, उनको जिस्म से क्या करना है, निकालना है। ये एक्सक्रीशन। अलबत्ता ये कि एक्सक्रीशन में जो चीज जिस्म से निकलती है, जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ शक्लों के अंदर मौजूद होता है। पहले इस बात को समझ लें कि हमारे बॉडी में ये वो चीजें आमतौर पर जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम खाते हैं, या वो चीजें जो हमारे लिए क्या है, वो चीजें जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट के दर्जे में है। ठीक है। न्यूट्रिएंट हम किसको कहते हैं, ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। वो तमाम चीजें जो जिंदा रहने के लिए, आपकी बका के लिए क्या है, जरूरी है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें, ठीक है, पानी भी इसमें आ गया। अब ये कि ये जितनी भी चीजें हैं, जब इन सब की क्या होती है, इन सब की मेटाबॉलिज्म होगी। इन सब की क्या होगी, मेटाबॉलिज्म। अब इन सब की जब मेटाबॉलिज्म होगी, तो ये किस फॉर्म में, यानी कार्बोहाइड्रेट कई शक्लों के अंदर हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की शक्ल में भी हो सकता है, सुक्रोज की शक्ल में भी हो सकता है, इसी तरह स्टार्च की शक्ल में भी हो सकता है, ग्लाइकोजन की शक्ल में भी हो सकता है, इसी तरह लिपिड कई अक़साम में होगा। तो सबसे पहले बॉडी इसकी क्या करती है, यानी मेटाबॉलिज्म में भी, पर्टिकुलरली अगर ह्यूमंस की बात करें, किसकी हम बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो पहले कैटाबॉलिज्म होगी, यानी इसकी ब्रेकडाउन होगी। सिंथेसिस नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन के नतीजे में क्या है, ब्रेकडाउन के नतीजे में हमें जिस चीज की जरूरत है, तो या तो हमें जरूरत होगी किसकी, यानी एनर्जी चाहिए, या किसके लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। क्या चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स से मुराद क्या है, आपको अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, आपको फैटी एसिड्स चाहिए किसके लिए, लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए, या इसी तरह आप क्या कहेंगे कि आपको न्यूक्लिक एसिड्स चाहिए, या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चाहिए आपके अपने बॉडी के अंदर क्या बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए, आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस के लिए। तो या तो आपको बिल्डिंग ब्लॉक की जरूरत है या एनर्जी की जरूरत है। अब खास तौर पे अगर हम बात करें किसकी, एनर्जी की, यानी अगर आपको जरूरत है किसकी, एनर्जी की, और एनर्जी में इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर ले ले, तो इनमें से किसी भी कंपोनेंट की क्या, जब कैटाबॉलिज्म होती, तो उस कैटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या है, एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट को ले, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर आपने क्या की, कार्बोहाइड्रेट की अगर मेटाबॉलिज्म हुई, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है, तो जैसे आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आप क्या कहते हैं कि ग्लूकोज के साथ क्या मिला, ऑक्सीजन। ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दिया, और साथ में इसने हमें एनर्जी दे दी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में इसने हमें क्या दे दिया, एनर्जी दे दी है। ठीक है। तो अब ये एंड प्रोडक्ट्स इसके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। ये तो कार्बोहाइड्रेट से मिली, लेकिन मिसाल के तौर पे हम कहते हैं खास तौर पे अगर प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड, इससे हमने क्या करनी है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से हमने एनर्जी लेनी है, तो इन दोनों की जब क्या होगी, इन दोनों की जब कैटाबॉलिज्म होगी, तो उसका स्टेप तरीकेकार क्या है, नंबर 1, पहला काम उसमें क्या होता है, पहला काम उसमें डीएमिनेशन है। पहला काम उसमें क्या है, डीएमिनेशन है। चूंकि प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन को हम कहते हैं कि these are polymers of amino acid। प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है। अब अगर प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, तो प्रोटीन का एक हिस्सा किस पर मुश्तमिल है, अमीनो ग्रुप पर मुश्तमिल है। तो अमीनो ग्रुप को निकालना, अमीनो ग्रुप को क्या करना, निकालना। मिसाल के तौर पे एक बड़ा पॉलीमर है, हाइड्रोकार्बन है, और उसके साथ क्या है, उसके साथ
अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड में इस अमाइनो पार्ट को क्या करना, रिमूव करना, इसको निकाल देना, ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज डीएमिनेशन कहलाएगा। इसी तरह डीएमिनेशन सिर्फ प्रोटीन की नहीं है बल्कि किसकी होगी, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, पहले स्टेप पे डीएमिनेशन हुई, दूसरे स्टेप पे क्या होता है, दूसरे स्टेप पे दो काम होंगे। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसकी क्या होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे चला जाएगा या ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा और या किस में चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, या ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा या किस में चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा। और ये जो अमाइनो पार्ट है इसके साथ क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर अमोनिया बना देगा। क्या बना देगा, अमोनिया। अब जो एक्सक्रीशन है किसके अंदर, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, अगर देखें तो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं क्या, दे एक्सक्रीट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। एनिमल जो है ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो हमने बनाया ये क्या है, दिस इज अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया NH3। इसी तरह दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे यूरिया है, दूसरे नंबर पे क्या है, यूरिया है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। इसके साथ साथ क्या है, एक प्यूरीन स्ट्रक्चर है, क्या है, प्यूरीन स्ट्रक्चर है किसका, यूरिक एसिड का, किसका, यूरिक एसिड का। अब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी नाइट्रोजन होते हैं, दिस इज ए प्यूरीन। जैसे हम पढ़ते हैं किसके अंदर, एडेनिन और गुआनिन किसके अंदर मौजूद है, डीएनए आरएनए के अंदर मौजूद है, तो वो भी प्यूरीन से। और यूरिक एसिड जो है ये क्या है, दिस इज आल्सो ए प्यूरीन। तो अब यहां पर आपको समझ आ गई कि न्यूक्लिक एसिड में से क्या निकल रहा है, न्यूक्लिक एसिड में से यूरिक एसिड जो है वो निकल रहा है। और इसी तरह यूरिया बनता है। यूरिया डायरेक्टली खुद ब खुद नहीं बन जाता, बल्कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, तो असल में ऑर्गेनिजम्स ऐसे करते हैं कि या तो अमोनिया डायरेक्टली एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है, या ये इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, यूरिया के अंदर, और या इसको क्या करेंगे कि यूज करने या कंज्यूम करने, कंज्यूम हाई एनर्जी एंड कन्वर्ट, ये हाई एनर्जी यूज करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे किसको, अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे यूरिक एसिड के अंदर। अब यहां पर सवाल ये होना चाहिए कि अमोनिया को डायरेक्ट एज अमोनिया, अमोनिया को डायरेक्ट बतौर अमोनिया क्यों एक्सक्रीट नहीं किया जा रहा, उसको कन्वर्ट क्यों किया यूरिया में और यूरिक एसिड के अंदर क्यों कन्वर्ट किया। तो देखिए अमोनिया को क्या करने के लिए, मिसाल के तौर पे हम कहें कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, इसकी जरूरत क्या होती है, इट रिक्वायर्स 500 ml of water for excretion। इसको एक्सक्रीट करने के लिए कितना पानी चाहिए, आधा लीटर पानी चाहिए, 500 मिलीलीटर। लेकिन ये 1 ग्राम है, ठीक है, क्या है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, या जिसे आप क्या कहते हैं 1 मोल भी आप कह सकते हैं, समझ आ गई। तो अब ये कि बहरहाल अगर अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट बना है तो उसको बॉडी से निकालने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इसके मुकाबले में जो यूरिया है तो इसमें क्या चाहिए, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, इसको कितना चाहिए, इसको सिर्फ 50 मिलीलीटर चाहिए।
और इसी तरह जो यूरिक एसिड है, तो ये क्या है, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिक एसिड requires 1 milliliter of water for excretion। अब देखिए एक्सक्रीशन, यहां पर आपको समझ आ गई होगी कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और वो नाइट्रोजनस वेस्ट कब बनता है, तो मेनली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स की जब कैटाबॉलिज्म होगी तो पहले एक प्रोसेस होगा जिसको हम डीएमिनेशन कहते हैं, और उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा। तो चूंकि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए थोड़ा पानी चाहिए और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए उससे भी कम पानी चाहिए, लिहाजा ऑर्गेनिज्म ने अमोनिया को यूरिया में या यूरिक एसिड में इसलिए कन्वर्ट किया कि उसके पास इतना ज्यादा पानी नहीं था, उसके पास इतना ज्यादा पानी नहीं था। अब वो एनिमल्स जो कहां पर मौजूद हैं, वो एनिमल्स जो कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं जहां पर पानी कसरत से है, जहां पर पानी क्या है, कसरत से है, तो उनके लिए तो आसान है कि वो अमोनिया एज ए नाइट्रोजनस बेस एक्सक्रीट कर लें। लेकिन जिनके पास उससे कम पानी है वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, और जिसके पास उससे भी क्या है, कम पानी अवेलेबल है, वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि जिसके पास पानी ज्यादा है वो क्या करेगा, वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज अमोनोटेरिक्स। अमोनोटेरिक्स फॉर्म है, अमोनोटेरिक्स दोज organisms which excrete वो कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बतौर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनोटेरिक हैं। इसी तरह वो कि जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं दोज आर कॉल्ड एज यूरियोटेरिक्स। चलिए गौर से देखिए, अब ये कि पानी के वो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम क्या कहते हैं, एज वी से बोनी फिशेस, किसको ले लें, बोनी फिशेस, मछलियों की टाइप्स हैं, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। बाद मछलियां ऐसी हैं कि जिसके अंदर क्या है, कार्टिलेज होता है, यानी जैसे कान के अंदर ये है कार्टिलेज, उनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। और बाद मछलियां जो है उसके अंदर बाकायदा हड्डी होती है, उसको हम बोनी फिशेस कहते हैं। तो बोनी फिशेस किसके अंदर, जो कि समंदर के अंदर मौजूद हैं, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से दे कैन एक्सक्रीट क्या, अमोनिया एज ए नाइट्रोजनस बेस। और दीगर कौन से एनिमल्स हैं, तो दीगर एनिमल्स जो है इसके अंदर आ जाएंगे इकाइनोडर्म्स, और इसी तरीके से फिशेस या पाइसेस कह लें, प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। तो ये पानी के अंदर मौजूद है, बाहर से बहुत ज्यादा पानी ले सकते हैं, आराम से अमोनिया उसकी एक्सक्रीशन कर सकते हैं। इसी तरह सेलेंट्रेट्स हैं और स्पंजेस। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये इनमें ज्यादातर जो क्या है, इसके अंदर ज्यादातर जो आपको एनिमल्स मिल रहे हैं ये किस जगह पर मौजूद हैं, ये मैरीन एनवायरनमेंट जो है उसके क्या है, उसके एनिमल्स हैं, यानी इनका जो हैबिटेट इकोसिस्टम बन रहा है वो क्या है, समंदर है। तो समंदर के अंदर तो पानी बहुत ज्यादा है, आराम से ये क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि प्रोटोजोन्स आपको मिलेंगे किसके अंदर, प्रोटोजोन्स जो है यू विल फाइंड देम इन द फ्रेश वाटर्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे कि जो
क्या है, यूरिया है, तो इसको कौन एक्सक्रीट करता है, तो यहां पर आ जाएंगे कार्टिलेजिनस फिशेस। क्या आ जाएंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस। इसी तरीके से एडल्ट एम्फीबियंस ले लें। क्या ले लें, एडल्ट एम्फीबियंस। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि एम्फीबियंस के साथ मैंने एडल्ट क्यों लिखा, तो जब ये किस में होगा, यानी बिल्कुल स्टार्ट के स्टेजेस में होगा, यानी एग वगैरह अगर उससे क्या हो रहा है, हैच हो रहा है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन जब एडल्ट होगा तो ये क्या एक्सक्रीट करेगा, दे विल एक्सक्रीट यूरिया। इसी तरह ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स, दूध देने वाले जो क्या है, दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं, तो वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब इस और इससे आपको फर्क पता लग गया होगा कि जमीन पर रहने वाले, क्या जमीन पर रहने वाले जो एनिमल हैं, जो जानदार हैं, जिनके पास पानी है लेकिन फ्रेश वाटर की शक्ल में है, मेरीन वाटर की शक्ल में नहीं है, तो पानी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, थोड़ी मिकदार में है अवेलेबल, लेकिन कितनी मिकदार में है, थोड़ी मिकदार में अवेलेबल है, तो वो यूरिया एक्सक्रीट कर रही है। इसी तरह वो एनिमल्स जिनके पास पानी बहुत कम है, या ये कि अगर उनके जिस्म में पानी ज्यादा हो जाए, जिस्म में पानी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो उनके लिए क्या है, वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। जैसे बर्ड्स ले लें, क्या ले लें, परिंदे जो है, जितने बर्ड्स हैं, खासतौर पे फ्लाइंग बर्ड्स, इनका जो जिस्म है वो हल्का होता है। अगर इनका जिस्म भारी हो जाए तो ये फ्लाइट नहीं कर सकते, उड़ान नहीं कर सकते। इस वजह से जो बर्ड्स हैं, इनको जिस्म में पानी महफूज रखना है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। अगर वो सारा पानी एक्सक्रीशन में यूज हो जाए तो इसका नुकसान होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स रेंगने वाले जानवर यानी सांप, मगरमच्छ वगैरह जो है वो, और साथ में इंसेक्ट्स को अगर ले लें, किसको ले लें, ये बर्ड्स जो है ना, चिड़िया वगैरह, जब ये क्या करती हैं, गंध करती हैं सफेद रंग का या थोड़ा सा पीले कलर का, तो ये असल में इसका क्या है, ये इसका बहाना नहीं है, ये इसका पेशाब है एक तरीके से, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये इनका एक्सक्रीटा है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो चूंकि उसमें पानी की मिकदार क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए ये मुकम्मल लिक्विड भी नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो चूंकि या तो इसने अपने बॉडी के अंदर पानी को क्या रखना है, एक मखसूस मिकदार के अंदर रखना है ताकि लाइट वेट रहे, या ये कि जैसे क्या है, क्रोकोडाइल है या सांप, तो सांप कहां पर होते हैं, सहराई इलाकों के अंदर होते हैं जहां पर पानी बहुत क्या है, कम है। या इवन इंसेक्ट्स आपको ऐसी जगहों पर मिलते हैं कि जहां पर पानी या नहीं होता या बिल्कुल कम होता है, तो इनके पास पानी बहुत कम अवेलेबल है। अगरचे वो एनर्जी क्या करते हैं, उस पर खर्च करते हैं, लेकिन वो उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि क्या हो, ताकि अपने जिस्म में पानी कंजर्व कर सके, ठीक है। यानी कंज्यूम हाई एनर्जी और कन्वर्ट करते हैं, लेकिन टू प्रिजर्व वाटर, ताकि अपने बॉडी में पानी को क्या कर सके, महफूज कर सके। अब इस सारी डिटेल के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है। सो हाईली टॉक्सिक जो है दैट इज अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया से क्या है, अमोनिया से आप कहेंगे ये जो यूरिया है 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक, सही। अमोनिया यूरिया के मुकाबले में, अमोनिया यूरिया के मुकाबले में 1 लाख गुना ज्यादा टॉक्सिक है। और ये जो यूरिक एसिड है तो दिस इज लीस्ट टॉक्सिक। हम ये नहीं कहते कि ये टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ये लीस्ट टॉक्सिक है। अब ह्यूमन बींग्स जो है, इनमें जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इससे बाज़ औक़ात क्या बनता है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इससे समटाइम्स बाज़ औक़ात प्यूरिन्स जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, उससे यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लेकिन चूंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सिस्टम नहीं है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, वो सिस्टम नहीं है जिसके अंदर यूरिक एसिड फौरी जल्द डिसॉल्व हो सके। तो ये होता ये कि ये सेल से बाहर निकल आता है और सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें जमा होता है। तो बाज़ औक़ात यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होते हैं जोड़ों के अंदर, जिसकी वजह से जोड़ों में सोजिश आ जाती है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं या गाउटी
आर्थराइटिस जो है वो कहते हैं। तो गाउट या गाउटी आर्थराइटिस जिसमें जोड़ जो है इसमें दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, हरकत नहीं कर सकेंगे, रेडनेस आ जाएगी। इसके पीछे जो कॉज होता है वो क्या है कि उसके अंदर कौन सी चीज जमा हो गई है, यूरिक एसिड जमा हो गई है। लेकिन मेनली अगर प्राइमरीली हम बात करें तो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर यूरियोटेरिक। ह्यूमन कौन है, यूरियोटेरिक है। मैमल्स में बाज मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि इवन यूरिया को भी यूरिकेज एंजाइम के जरिए, किसके जरिए, यूरिकेज एंजाइम के जरिए, इससे भी एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एलेंटाइन, उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अंडे देने वाले जो जानवर हैं तो उसमें जब तक अंडे से चूजा वगैरह या जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हैचरिंग नहीं हुई, यानी अंडा तोड़ के वो बाहर नहीं आया, अगर वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा ना तो अंडा खुद ब खुद हल हो जाएगा, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसके अंदर भी मैकेनिज्म अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि वो क्या करते हैं, वो यूरिक एसिड डिपॉजिट कर देते हैं, और जब अंडे से निकल आते हैं तो जो अंडे का खोल है उसके अंदर यूरिक एसिड अंदर ही रह जाता है और वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए कि यूरिक एसिड जो है दिस इज लीस्ट टॉक्सिक। नाइट्रोजनस बेस का रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है। नाइट्रोजनस बेस का रिमूवल क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। और एनिमल्स की तकसीम तीन तरह की हुई है, किसकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो कि वो एक्सक्रीट कर रहे हैं। अमोनिया वाले अमोनोटेरिक्स, यूरिया वाले यूरियोटेरिक्स और यूरिक एसिड वाले यूरिकोटेरिक। और आपके सामने आ गए कि जिसके पास पानी ज्यादा है वो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, जिसके पास उससे कम यूरिया और जिसके पास उससे भी कम पानी है वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कर रहा है।